लोग यहाँ पर करने वाले वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल इंतहाई आसान है। सही है। मैं आपको ऊपर की थ्योरी कुछ भी नहीं बता रहा, जितना समझोगे उतना कंफ्यूज होते रहोगे। सीधी सी मैं तो ये बोलूँगा, जितना पीडीएफ को पढ़ते रहोगे उतना कंफ्यूज होते रहोगे। डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल करो 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट नहीं, जितना ही टाइम लगेगा समझ जाना, उसमें बहुत आसान है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है। इस साइकिल में क्या है हमारे पास, एक LIBR वाटर, ये क्या है, एक सोल्यूशन है। सही है। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर LIBR और वाटर है, और एक पंप लगा हुआ है आपके पास जो कि डिलीवर करे इतना फ्लो रेट। ये फ्लो रेट क्या है, सॉल्यूशन का फ्लो रेट है। विद द फॉलोइंग टेम्परेचर, आपको कुछ भी नहीं है, चीज़ों का टेम्परेचर दे दे जो भी लगी है। मैं भी बताता हूँ, क्या आपको फ्लो रेट मालूम करना है, इवेपोरेटर का हीट ट्रांसफ़र मालूम करना है, और COP वगैरह मालूम करनी है। तो सीधे सीधा हमारे पास ये सवाल है। ये एब्जॉर्प्शन साइकिल के बस डायग्राम देख लो, क्या होती है एब्जॉर्प्शन साइकिल की डायग्राम। ठीक है भाई, ये आपके पास डायग्राम होती है, इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड करो। ये सर ने पढ़ाया था हमें। कह रहे हैं ये आपके पास बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम होती है। यहाँ पर इवेपोरेटर लगा हुआ होता है, ऊपर कंडेंसर होता है, यहाँ थ्रॉटल वेल्व होता है, यहाँ वैसे हमारे पास कंप्रेसर लगा हुआ होता है ना। सर कह रहे हैं हम क्या करते हैं, हम कंप्रेसर को हटाते हैं, और कंप्रेसर को हटाने के बाद एक और नई साइकिल लगाते हैं। तो आप इस सवाल को पहले तो 2 साइकिल्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, एक को आप कह दो नॉर्मल साइकिल कह दो, ये वाली हमारी आइडियल साइकिल, और इसको आप कह दो सॉल्यूशन साइकिल। 2 अलग अलग साइकिल में पहले तो हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मैं वो बता देता हूँ आपको, उससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये हम लोग लगाते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले इसको लेके जाते हैं कंडेंसर में, और पहले से इसको हीट वगैरह करते हैं, और इसको ना सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो वो करते कैसे हैं, हमें ना असल में लेके जाना होता है गैस फॉर्म में। लेकिन गैस फॉर्म में जाने भी तो हम पानी के अंदर गैस पैक करके इस तरह लेके जाते हैं। उसको मैं डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं बस ये बेसिक आपको बता रहा हूँ कि हम इस तरह करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको क्या क्या पता है यहाँ पर। ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर सवाल में गिवन है, कंडेंसर का टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर का टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पर एब्जॉर्बर लगा है, एब्जॉर्बर का टेम्परेचर गिवन है, हर चीज़ का टेम्परेचर आपको गिवन है। सही है। ये थ्रॉटल वेल्व है, थ्रॉटल वेल्व से हमें पता चलेगा कि H3 बराबर है H4 के, एंथैल्पी सेम होती है। यहाँ पर H6 बराबर है H7 के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर, आपको याद होगा हमारा आइडियल साइकिल का, हमारी आइडियल, इसकी TS वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी। हमारी आइडियल साइकिल कैसी होती है, TS डायग्राम ये वो होता था यूँ करके। सही है। और PH डायग्राम कैसे होती थी हमारी आइडियल, इस तरह से। तो आपने गौर किया कि आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो थ्रू आउट कंडेंसर सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा T6 बराबर होगा T5 के, और मेरा P6 भी बराबर होगा P5 के। और इसी तरह सेम विद द एवेपोरेटर, एवेपोरेटर में क्या होगा, मेरा T7 बराबर होगा T8 के, और मेरा P7 बराबर होगा P8 के। ये टर्मिनोलॉजीज तो हमारी आइडियल साइकिल की हैं। अब मैं आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज बता दूं, सही है, कि क्या क्या आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर क्या करता है, छोड़ दो, आपका कुछ काम नहीं है, आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आंखें बंद करके। एब्जॉर्बर के अंदर क्या क्या होगा, एब्जॉर्बर के अंदर भी प्रेशर सेम रहता है। ठीक है, मतलब जो P8 है आपके पास, एब्जॉर्बर का P8 वो बराबर होगा आपका प्रेशर 1 के। ठीक है, और जनरेटर में भी आपका प्रेशर सेम रहता है। तो जो आपका P5 है वो आपका बराबर होगा किसके, P2 के। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई आपकी। जनरेटर का अपना टेम्परेचर गिवन है, एब्जॉर्बर का अपना टेम्परेचर गिवन है। अब आपने गौर करना कि होता क्या है एब्जॉर्बर में और जनरेटर में। जनरेटर में हीट इन होती है, क्योंकि जनरेटर में क्या होगा, हीट देंगे तो यहाँ से पानी अलग हो जाएगा और वेपर आगे चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से वेपर नीचे आ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, इस तरह हीट सेपरेट कर देता है। और इसी तरह जो एब्जॉर्बर है उसमें उल्टा होगा, एब्जॉर्बर में से हीट निकलेगी, उसमें हीट अंदर आएगी, इवेपोरेटर में हीट अंदर जाती है, कंडेंसर से हीट बाहर इवेपोरेटर में हीट अंदर जाती है, कंडेंसर से हीट बाहर निकलती है। ये मैंने टर्मिनोलॉजीज बता दी आपको। अब आ जाओ यहाँ पे पंप। पंप सही है, H3 बराबर है H4 के, ये भी हमें पता चल गया थ्रॉटल वेल्व की वजह से। पंप क्या चीज़ करता है, पंप आपको ना एकदम से उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता है। वैसे तो पंप वर्क बहुत छोटा होता है कंप्रेसर के मुकाबले में, लेकिन फिर भी पंप आपका जो है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता है, एंथैल्पी सेम नहीं रहती पंप में। सही है, तो 1 से 2 ऊपर ले जाने के लिए हमने पंप लगाया, क्योंकि एब्जॉर्बर ना एक खाली टैंक होता है यूँ करके। अब इसमें पानी पड़ा हुआ है यूँ करके, पड़े हुए पानी को ऊपर ले जाने के लिए पंप लगाना पड़ता है लाजमी। ठीक है, तो इसलिए हमने पंप यूज़ किया जनरेटर में ले जाने के लिए। जनरेटर में पंप क्यों नहीं लिया, क्योंकि जनरेटर से आराम से आपका कंडेंसर में चला जाएगा। देखो साथ साथ ही है ना। नाउ व्हाट इज़ द मेन थिंग, मासेस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रेशर और टेम्परेचर क्या क्या सेम रहेगा, ये आपने रट्टा मार लेना है। सही है, साइकिल के लिए एज इट इज़ आपने रट्टा मार लेना है ये चीज़ें। ठीक है,
अब आ जाओ यहाँ पे हमारी मासेस में। मास हमारे पास क्या क्या रहेगा भाई, देखो मेरे, अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमारे दो तरह के मास होते हैं। एक हमारा मास होगा आइडियल का, एक हमारा मास होगा सॉल्यूशन का। ये मैं बता दूं, सर ने बोला था कि जो सॉल्यूशन होता है ना, ये जो LIBR वाटर शॉटर है, ये सारा सॉल्यूशन सिर्फ इस वाली साइकिल में रहता है। मैंने बोला दो साइकिल में ब्रेक करो, एक आइडियल साइकिल, एक सादी साइकिल। तो ये जो आपका मास है ना, जिसमें भरा हुआ है सॉल्यूशन मिक्सचर विक्सचर, ये यहीं पे रहता है। ये देखो, ये यहाँ से जाता है, सही है। यहाँ ये सिर्फ एक कैरियर का काम करता है। LIBR जो है ना, ये सिर्फ इसको ऊपर ले जाने के लिए काम करे, क्योंकि पंप के अंदर ना ये अकेला जा नहीं सकता, तो इसलिए सिर्फ हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ये चुपचाप ऊपर जाएगा, जनरेटर में जाके अलग होगा, नीचे चुपचाप आएगा, यहाँ आके मिक्स होगा वापस यहाँ पे पानी के साथ, मिक्स होके वापस ऊपर जाएगा, तो यहीं घूमता रहेगा। तो ये एक मास यहाँ पर घूमता रहेगा बार बार, ठीक है। एक मास मेरा यहीं पर घूमता रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेट से कि मेरा जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर का मास है वो यहाँ से जा रहा है M1। तो जाहिर है पंप के बाद M2, तो M1 बराबर है मेरा M2 के, M1 बराबर है M2 के, सीधी सी बात है ना भाई। कोई मास यहाँ से इधर उधर तो नहीं जा रहा। जो मेरा मास यहाँ पॉइंट 1 पे पंप करने के बाद भी सारा मास उस पाइप के अंदर ही होगा, ठीक है। और फिर वो मास आ जाएगा जनरेटर के अंदर, जनरेटर के अंदर मास अलग हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ अलग हो जाएगा। अब क्या है, अब मेरा एक नया मास जनरेटर है जिसको मैं बोलूँ M3। तो मेरा M3 जनरेट हो गया, लेकिन मेरा M3 बराबर है M4 के, क्योंकि थ्रॉटल के बाद कहीं और थोड़ी जा रहा। तो मेरा जो मास है वो बराबर है M4 के। तो ये मेरा जो साइकिल थी ना, इस साइकिल का मास हो गया क्या, कंप्लीट। साइकिल का मास कंप्लीट हो गया। अब मैं बोलता हूँ M5 पे आ जाओ। ये जो M5 है, ये वाला मास, क्योंकि मेरा ये क्या था, M2 था। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मेरा जो M2 था वो किस में ब्रेक हो गया, दो उस समय ब्रेक हो गया। M2 मेरा यहाँ से ब्रेक हुआ M5 में, M5 में ब्रेक हुआ, और नीचे M3 में ब्रेक हुआ, इसमें ब्रेक हो गया। तो अब मेरा पूरी साइकिल में M5 घूमेगा, सही है। तो मेरा M5 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा M5 बराबर है M6 के बराबर है, M7 के बराबर है, M8 के बराबर है। तो क्योंकि मेरा सारा मास यहाँ पर घूमेगा ना, और 8 पे आके यहाँ पर M8 और M4 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मास बैलेंस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों मास आके मिल रहे हैं। ये आपकी बेसिक, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दें कि आप यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ याद रखना कि जो हमारी आइडियल साइकिल है, आइडियल साइकिल के लिए हम यूज़ करेंगे टेबल A1, क्योंकि इसके अंदर पानी है नॉर्मल, ठीक है। तो ये फिगर्स एंड टेबल का आपके पास अगर नहीं है तो किसी से मांग लो आई गेस, या लिंक तो मुश्किल है नीचे देना, लिंक कैसे दूंगा मैं इसका, किसी से ले लो मेरे ख्याल से क्लास में ना। तो ये फिगर एंड टेबल में आप नीचे आओगे, ये आपका ये वाला है, यहाँ पे pH दिया होता है ना। अच्छा आप भी बोलोगे कि यार हम ये वाला चार्ट क्यों यूज़ करें pH चार्ट, क्योंकि pH चार्ट गौर से देखना है रेफ्रिजरेंट के लिए। योर pH चार्ट इज़ फॉर R134 है हमारे यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें R134A के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपका किसके लिए, ये LIBR के लिए और वाटर के लिए। एक साइकिल आइडियल है हमारी, एक सोल्यूशन वाली है। सोल्यूशन वाली साइकिल में LIBR घूम रहा है, आइडियल वाले में वाटर घूम रहा है, ठीक है। तो वाटर के लिए हम क्या स्टीम टेबल में जाएंगे, यहाँ पर टेबल A1 आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे दिस इज़ टेबल A1 फॉर वाटर, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कैसे लोगे, तो टेबल A1 एक चीज़ तो आपको ये समझ आएगी। तो हम पहले काम करते हैं, हम इस साइकिल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस साइकिल को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। मेरे ख्याल से तो आसानी है आपके लिए, बोल तो सकते नहीं, सॉरी। तो हमने मेन हमारा क्या काम है, देखो स्टेप्स मैं बता दूँ। स्टेप्स, फाइंड इंथैल्पीज़, सारी इंथैल्पीज़ मालूम करो। सेकंड, फाइंड मासेस, मास मालूम करो। जब इंथैल्पी और मास मालूम कर लोगे, थर्ड स्टेप है फाइंड कॉन्सेंट्रेशन। इस सवाल में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि इस साइकिल से रिलेट होती है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसके अंदर ही रहती है, जो LIBR की कॉन्सेंट्रेशन है। बस ये तीन चीज़ें जब आपको पता चले तो आप पूरे सवाल की एनर्जी हर चीज़ निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फाइंड एंथैल्पीज़। तो सबसे पहले हम फाइंड एंथैल्पीज़ ऑफ आइडियल साइकिल की निकाल लेंगे। आइडियल साइकिल के हमें हर चीज़ गिवन है यार। देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ कंडेंसर की अगर मैं बात करूँ, कंडेंसर का मेरे पास क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। आपको एक चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, हो एहतियातन हो सके तो आप ये ना बना लेना इस तरह की TS डायग्राम। आपको हम ये चीज़ रटी हुई होनी चाहिए कि आपकी जो आइडियल साइकिल है, सही है, उसके कंडेंसर के इनपुट को क्या चाहिए होता है, कंडेंसर के इनपुट मतलब 0.5, कंडेंसर का इनपुट मतलब 0.5। हमेशा याद रखना, कंडेंसर के इनपुट में हमें सैचुरेटेड वेपर चाहिए होता है। कंडेंसर सैचुरेटेड वेपर को क्या बनाता है, सैचुरेटेड लिक्विड बना देता है। तो मतलब 0.5 मेरा सैचुरेटेड वेपर होगा, 0.6 मेरा सैचुरेटेड लिक्विड होगा एट सेम टेम्परेचर। ये फेज चेंज करेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा एट 40 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 40 डिग्री लिख रहा हूँ,
सही है। अच्छा, सैचुरेटेड वेपर का मतलब होता है एच जी फाइंड करना, सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब होता है एच एफ मालूम करना। तो अगर मैं एच एफ मालूम कर लूँगा तो मैं, इसका मतलब ये है कि मुझे 0.6 पे एंथैल्पी मिल जाएगी। अगर मैं एच जी मालूम कर लूँगा एट 40 डिग्री तो इसका मतलब मुझे एच 5 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ 40 डिग्री पर, दिस इज़ माई 40 डिग्री, 40 डिग्री पे ये रहा। यहाँ पर मैं आके इंथैल्पी पे आऊँगा और इंथैल्पी पे लिक्विड और वेपर है मेरे पास। वेपर होता है एच जी और लिक्विड होता है एच एफ। तो जब मैं एच जी निकालूंगा विच इज़ 2570 और ये मैं सॉरी ये 167 और 2574, ये मेरा 40 डिग्री पे आ रहा है। तो ये देखो 40 डिग्री पे ऊपर जो मेरी इंथैल्पी आ रही है वो 2574 आ रही है, और 40 डिग्री के ऊपर जो मेरा वो आ रहा है और नहीं, और मेरा जो एच सिक्स आ रहा है 167 आ रहा है, जो एच जी आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कंडेंसर के इनलेट पे क्या होता है, कंडेंसर के आउटलेट पे क्या होता है। इनलेट पे वेपर होना चाहिए, इसलिए आपने वेपर के लिए एच जी निकाला है इनलेट पे फॉर दिस पॉइंट। आउटलेट पे आपके पास क्या होना चाहिए, एच एफ पानी होना चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड होना चाहिए। तो आपने एच एफ निकाला है 8.H6, सही है। H6 बराबर है H7 के थ्रॉटल वेल्व की वजह से, ये आपको पता चल गया। अब आ जाओ इवेपोरेटर पे। इवेपोरेटर का किस तरह होता है, ये आपने रटा हुआ टी एस डायग्राम पे। इवेपोरेटर का जो इनलेट होता है ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा यहाँ आ जाता है, लिक्विड वेपर मिक्सर, ये निकालना मुश्किल है, इसको छोड़ दो। तो H7 निकालना भी नहीं, हमें पहले ही निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, H8। H8 कौन सा पॉइंट है, इवेपोरेटर के बाद हमेशा जो पॉइंट है वो आपकी सैचुरेशन वेपर लाइन पर होता है। तो आपने इवेपोरेशन के टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री है, इवेपोरेशन का टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री है, और हमें पता है कि हमें यहाँ से 0.8 मतलब H8 मिलेगा। H8 कैसे मिलेगा कि मैं 10 डिग्री पे सैचुरेटेड वेपर कहते हैं एच जी निकाल लूँ अगर, तो मैं जाऊँगा 10 डिग्री पर, 10 डिग्री पर मैं एच जी निकालूंगा तो 2519 है। तो मेरा यहाँ पर 2519 H8 आ जाएगा। परफेक्ट, आपकी पूरी साइकिल सॉल्व हो गई। आपने H5, H6, H7, H8 हर चीज़ निकाल ली है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये सारा माशाल्लाह से राफ़ी भाई ने जो लिखा हुआ है इससे काफ़ी आसानी हो रही है सही मुझे पढ़ाने के लिए। पूरा मैं राफ़ी भाई वाला आपको पढ़ के बता रहा हूँ। M1 बराबर है M2 के, M3 बराबर, ये वाला मास बराबर है, ये वाला मास बराबर है, और हमें पता है ये सारे मास बराबर हैं। ये राफ़ी भाई ने माशाल्लाह से सही लिखा हुआ है पूरा। तो अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि मेरा जो एब्जॉर्बर का इनलेट आउटलेट प्रेशर सेम है, P1 बराबर है P8 के, और जाहिर है मैंने आपको क्या बताया था कि इवेपोरेटर का इनलेट और आउटलेट प्रेशर सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा P7 बराबर है P8 के बराबर है P1 के, और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरा जनरेटर का इनलेट आउटलेट प्रेशर सेम है और मेरा कंडेंसर का भी इनलेट आउटलेट प्रेशर सेम होता है हमेशा, ये रट्टा मार लो आप। तो मेरा P6 बराबर है P5 के, मेरा बराबर है P2 के। ओके, तो अब ये मैं निकालूंगा कैसे, कुछ भी नहीं है, बेसिक अपना स्टीम टेबल पे वही हमें क्या पता है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर है 10 और कंडेंसर का टेम्परेचर है 40। आपने चुपचाप स्टीम टेबल में जाना है, सही है। यहाँ से आपने लिक्विड वेपर अपना वाटर का टेबल है, ये 2 in 1 टेबल है लिक्विड वेपर के लिए, सही है। यहाँ पर आपने चुपचाप जाके 10 डिग्री को मार्क करना है, 40 डिग्री जो कि अभी हमने देखा, और इनका कॉरस्पॉन्डिंग किलो पास्कल में प्रेशर ले लेना। 7.3 1.227, तो क्या आ गया आपके पास 7.3 1.227 आ गया, सही है। और सवाल में आपको क्या गिवन है, सवाल में आपको जनरेटर का टेम्परेचर गिवन है और एब्जॉर्बर का भी टेम्परेचर गिवन है। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई। आपने देखा दो चीज़ें तो हम चार्ट में यूज़ कर लेते हैं। ये देखो जनरेटर का टेम्परेचर गिवन है, एब्जॉर्बर का टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर इन सब का सेम है, इन दोनों का सेम है, हमने जो कि निकाल लिया है। दोनों का इतना किलो पास्कल है, मेगा पास्कल कर लो इसको, तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो जब दो चीज़ें पता है, अब हम जाएंगे चार्ट पे। अब देखो हमारी ये वाली साइकिल कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आपने गौर किया, इस साइकिल के, आइडियल साइकिल के हमें प्रेशर्स भी मिल गए, टेम्परेचर भी मिल गया, एंथैल्पी मिल गई। अब आइडियल साइकिल का कोई काम नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। अब मैं आऊँगा अपने असली काम पे, जो मेरी ये वाली साइकिल है। अब मैं अपनी इस वाली साइकिल पे शिफ्ट होऊंगा, इस वाली साइकिल पे शिफ्ट होऊंगा। जब इस वाली साइकिल पे शिफ्ट हो गए तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ द टेबल, नॉर्मल टेबल, सही है। इस साइकिल प्रेशर तो हमें पता था सेम है, इसलिए हमने निकाल लिया, लेकिन अब कुछ भी सेम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इस टेबल को क्रॉस कर देंगे। अब हम आएंगे अपने LIBR के टेबल पे। दिस इज़ योर LIBR टेबल, दिस इज़ योर LIBR टेबल। यहाँ पे आप टेम्परेचर का रिलेशन, कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन, प्रेशर का रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। और ये आपका एंथैल्पी टेबल है, एंथैल्पी टेबल। यहाँ से आप अपनी रिक्वायर्ड एंथैल्पी और कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशन के थ्रू एंथैल्पी निकाल सकते हो एट अ टेम्परेचर, ठीक है। और ये LIBR के लिए था, और एक अमोनिया के लिए होता है। अमोनिया का सवाल जब आएगा तो वो अमोनिया के लिए होगा, सही है। तो अमोनिया वाला मैं भी नहीं छेड़ा हूँ, उसका टेबल ही अलग होगा क्योंकि स्पेशली लिथियम ब्रोमाइड के लिए बना हुआ है, ओके।
आगे चाहिए होता है उल्टा हो जाता है, बट अमूनो को मैंने छेड़ा अभी। नेक्स्ट स्टेप पे आपने चुपचाप एक काम करना है। क्या काम करना है भाई? आपको जनरेटर का टेम्परेचर पता है, जनरेटर का प्रेशर पता है, सही है? प्रेशर टेम्परेचर। आपको एब्जॉर्बर का टेम्परेचर पता है, एब्जॉर्बर का प्रेशर पता है। एब्जॉर्बर और जनरेटर दोनों के लिए एल की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। 7.375 100 डिग्री, तो यहाँ पे प्रेशर है 7.35 वुड बी समवेयर हेयर। 7.35 यहाँ आ रहा है मेरा, मैंने लाइन खींच दी, और मेरा टेम्परेचर है 100 डिग्री। ये मेरी टेम्परेचर लाइन है, सही है? टेम्परेचर लाइन आ रही है 100 डिग्री। ओ टच हो गया, क्या बात है। यहाँ पे जैसे टच किया तकरीबन मेरा बन रहा है 67 66 के करीब। ये मेरा क्या है, ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं बोलूँगा मेरी जो एक्स आ रही है वो कितनी आ रही है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं 66, जिसको मैं बोल देता हूँ x1 या x2 जो भी बोलना है, एक्स जनरेटर बोल देता हूँ मैं, एक्स जी, सही है। और मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ से मुझे और कुछ भी नहीं मिल सकता, सही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मेरा जो प्रेशर है वो 1.227 है और टेम्परेचर है 30, तो 1.227 वुड बी समवेयर हेयर एंड टेम्परेचर इज़ 30, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। यहाँ पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, यही पॉइंट है 1.227। लेट मी सी अगेन, 1.227 यहाँ आ रहा है तकरीबन 5.2 आ रहा है, 5.2, तो 0.52 आ रहा था, 0.51 0.66 आ रहा है, परफेक्ट है। दोनों आपको पता चल गया। एक्स ये 66 आ रहा है, मतलब 0.66%, और ये आपका कितना आ रहा है 0.51%, तो आपको दोनों एक्स पता चल गया कॉन्सेंट्रेशन। ओके हो गया, नंबर 1 हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जनरेटर है, ये एब्जॉर्बर है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे थ्रॉटलिंग वेल्व है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। M1 बराबर है M2 के, M1 बराबर है M2 के, और यहाँ से M3 बराबर है M4 के। लेकिन M1 नहीं बराबर M2 के, M3 के, और M1 नहीं बराबर M4 के, ये हमें पता है। अब हमने क्या निकालना है, हमें M1 सवाल में गिवन है, सही है। M1 गिवन है तो मतलब M2 भी गिवन है, क्योंकि M1 M2 के बराबर है। हमें M3 M4 नहीं गिवन, मासेस निकालना है ना। हमारा अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, कैलकुलेट मासेस। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका सॉल्यूशन है, ये साइकिल का मास और कंसंट्रेशन अलग रहता है, इसी में घूमता रहता है, टोटल होता है। तो आप कह सकते हो कि आधा मास यहाँ डिवाइड है, आधा मास यहाँ डिवाइड है, तो आप कह सकते हो कि M1 मल्टीप्लाई बाय x1 इज इक्वल टू M3 मल्टीप्लाई बाय x3। ये आपने क्यों किया, ये मतलब बिल्कुल समझ आ रहा है ना। इसको मैं कह सकता हूँ कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन बराबर है टोटल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जितना यार मास इनटू कॉन्सेंट्रेशन क्या कहता है, मैं आपको सीरीज करके बताता हूँ। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि पूरा मास यहाँ पर ही रहता है और पूरी कॉन्सेंट्रेशन भी यहीं रहती है, ये इससे बाहर नहीं जाती, तो टोटल 100% होता है, सही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मास इंटू कॉन्सेंट्रेशन यहाँ की बराबर होगी मास इंटू कॉन्सेंट्रेशन फ्लोइंग हेयर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें आराम से मिल जाएगा। तो हमें ये हमने लगा दिया मास इंटू कॉन्सेंट्रेशन, मास इंटू कॉन्सेंट्रेशन, सही है। हमें M3 निकालना है, हमें M1 पता है, ठीक है। यहाँ पे हमें x3 को वहाँ ले जाओ, ये मतलब M1 यूँ करते हैं अगर, तो ये हमारे पास M1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये जनरेटर है, जनरेटर का ये x1 है, एब्जॉर्प्शन का x3 है। तो आपको सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर आपने M3 को एक तरफ किया, इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई x1 बाई x3। x1 आपके पास 0.51 आ रहा था ऊपर, ये एब्जॉर्प्शन का, ये x1 है, सॉरी वो मसला नहीं है, आप कर लेना इजी सीन है। तो और x3 को आपने रखा आपका 0.66, इसको मल्टीप्लाई बाय आपको मास गिवन था सवाल में, तो आपके पास मास 3 भी आ गया। मास 3 क्या है आपके पास 0.46, और मास 3 बराबर है मास 4 के, ठीक है। तो टोटल मास क्या हुआ, जिसके अंदर आप एक चीज़ देखो ना कि 0.6, वेट भाई पूरी साइकिल में तो 1 मास घूमेगा ना, टोटल मास घूमेगा, बस मास ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर लेट से, अब इसको गौर से देखो, यहाँ पर कितना मास गया, 3 और 4 में 0.6, सही है। और सॉरी 1 और 2 में 0.6। मैं ऊपर आपको डायग्राम में डायरेक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ आ जाए। इसको मैं थोड़ा क्लियर आउट कर दूँ ताकि आपको सारी मेहनत को क्लियर आउट कर दिया जाए, ताकि आराम से समझ आ जाए। यहाँ पर कितना मास था मेरा 0.6, तो यहाँ पर भी मेरा मास था 0.6, ठीक है। सिर्फ मास की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ।
और जब मेरा मास यहाँ से गुजर गया तो मेरा मास यहाँ पे दो चीज़ों में ब्रेक हो गया, ठीक है, M3 में और M5 में। और हमने क्या निकाला यहाँ पर फॉर्मूले से कि हमारा M3 कितना है 0.46, मेरा M3 कितना है 0.46। तो आप बता सकते हो M5 क्या है? भाई बहुत सिंपल है कि मेरा जो 0.6 है वो ब्रेक हो गया किस में, 0.46 में और M5 में। तो मैं M5 आराम से निकाल सकता हूँ अगर मैं 0.46 को वहाँ माइनस करा दूँ तो इसको 0.46 से माइनस कराऊँगा तो मेरा M5 आएगा 0.14, है ना, 14 आ जाएगा इसमें अगर मैं डिफरेंस कराऊँगा। तो ये मेरा 0.14 पूरा यहाँ घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0.6 ईजी सीन है यार, बिल्कुल ईजी सीन है। तो यहाँ राफी भाई ने एब्जॉर्बेंट मैंने जनरेटर में लगाया, राफी भाई ने एब्जॉर्बेंट में लगाया, देखो सेम आंसर आ रहा है। 0.6 में से 0.46 माइनस करोगे तो 0.16 नहीं 0.14 आएगा, 14 ही आएगा ना, 14, यस 14 आएगा। तो टोटल मास आपका 100% हो गया, बहुत इजी सीन है। और इसी तरह आप यहाँ पे और एंथैल्पीज़ रह गई अभी आपकी। अभी आपने क्या निकाली है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.51 और 0.66, दो कॉन्सेंट्रेशन है एब्जॉर्बर और जनरेटर की। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर आ जाओ। आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन थी 0.66 मतलब 66 तकरीबन यहाँ पर, एक कॉन्सेंट्रेशन थी 0.51 तो 0.51 तकरीबन यहाँ पर आएगी। ये दो कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी, सही है। ये आपके पास थी जनरेटर की, ये आपके पास थी एब्जॉर्बर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, ये जनरेटर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी लिथियम ब्रोमाइड की। यहाँ नीचे लिखा हुआ है लिथियम ब्रोमाइड कॉन्सेंट्रेशन, ये रही, सही है। जनरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री। जनरेटर के अंदर 100 डिग्री था, कितना था, लेट मी सी जनरेटर में, हाँ 100 डिग्री था। तो 0.66 के साथ 100 डिग्री आपने ये टच किया पॉइंट, और यहाँ स्ट्रेट ले जाओ टक करके, आपको क्या मिल जाएगा आराम से, ये इसको स्ट्रेट यूँ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इंथैल्पी मिल जाएगी। तो आपको इंथैल्पी ऑफ जनरेटर मिल जाएगी, जो क्या आ रही है -40, ये -50, तकरीबन -55 आ रही है। तो ये आ गई जनरेटर की इंथैल्पी सही है। और H3 की इंथैल्पी, सॉरी नॉट द जनरेटर, इंथैल्पी ऑफ 0.3, सॉरी बहुत सॉरी यार, आपकी 0.3 की, क्योंकि आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0.66 और यहाँ पर जो टेम्परेचर आपके पास वो है 100 डिग्री, सही है। तो आपके पास यहाँ की इंथैल्पी आ गई H3, और H3 बराबर है किसके, H4 के। इसी तरह मैं यहाँ पर निकाल लूँगा, मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँगा, दूसरी वाली कॉन्सेंट्रेशन। मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.51 और मेरा टेम्परेचर है 30, सही है। तो मैं जाऊँगा टेम्परेचर 30 पे और 0.51 पे टच किया, और ये मेरे पास क्या आया, नियरली 170 आ रही है। तो नियरली 170 है, माइनस में माइनस लगा देना, ठीक है, 170 आ गया मेरे पास। एक कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर दूँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है ना बाद में कि यार मैंने यहाँ पर जो चार्ट से टेम्परेचर 30 डिग्री और क्वालिटी 0.51, आपको सबसे पहले देखना है आपने क्वालिटी निकाली कहाँ है। क्वालिटी हमने कहाँ निकाली है हमने मास यूज़ किया था, मास 1। अगर मास 1 यूज़ किया तो x1 आ गई क्वालिटी, मतलब मास 1 x1 यहाँ पर क्वालिटी है। यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होगा मास 1 x1 पर टेम्परेचर आपका T1 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एब्जॉर्बर का इनसाइड आउटसाइड का जो प्रेशर है वो सेम होगा, और जो बाहर जो भी चीज़ निकल के जाएगी वो 30 डिग्री पर निकल के जाएगी। तो ये जो आपके पास चीज़ निकल, ये आपने रट्टा मारो, ये जो चीज़ बाहर जा रही है 30 डिग्री पर जाएगी। तो 0.1 के ऊपर आपने जो क्वालिटी निकालोगे x, वो 30 डिग्री पर निकालोगे, और 30 डिग्री पर ही अपनी इंथैल्पी को h को निकालोगे, और प्रेशर तो हमने निकाल लिया था ये, सही है। इसी तरह से आप ये करोगे कि जो जनरेटर है आपका, जनरेटर का आउट, ये मेन कन्फ्यूजन है आपकी, यहाँ रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। ये जनरेटर का आउट है, ये क्या है मैं बताता हूँ। तो जनरेटर का आउट का टेम्परेचर है 100 डिग्री, और यहाँ पर आप M3 और X3 क्वालिटी मालूम करोगे, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रेशर। यार आई गेस मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, छोड़ो उसको, मैं एंड में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ अपने चार्ट में आराम से गए, आपने जो आपको दो चीज़ें पता थी, आपको एक प्रेशर गिवन था, एक आपको सॉरी एक आपको टेम्परेचर गिवन था 30 डिग्री का, एक आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, आपने उस पर एंथैल्पी निकाल ली। ये कॉन्सेंट्रेशन पता थी आपको और ये आपको टेम्परेचर पता था, आपने आराम से एंथैल्पीज़ निकाल ली दोनों अपने पॉइंट्स पे। अब H2 बराबर है H3 बराबर H4 के, तो आपको समझ आ रहा है थ्रॉटल वेल्व की वजह से। यहाँ पर H1 बराबर H2 के कैसे हुआ, इसकी एंथैल्पी क्यों नहीं चेंज हुई, ये बताओ, ये मुझे बताओ क्यों नहीं चेंज हो रही। H1 कैसे H2 के बराबर है,
होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पंप आपकी इंथैल्पी बढ़ाएगा ना। असल में सर के यहाँ पर अगर आप वीक पीडीएफ में आओ, इस पीडीएफ में, तो सर कहते हैं कि पंप का जो वर्क है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो हम इसको सर की मैं 1 मिनट पीडीएफ में देखता हूँ, मुझे अगर कहीं दिख जाए। लेट्स सी पंप वर्क। देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है सर के पंप का वर्क इतना ज़्यादा ये रहा, वी कैन इंक्रीज द प्रेशर ड्यू टू यहाँ 1 मिनट को मैं ढूंढ लेता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ कि पंप का वर्क बहुत ज़्यादा लेस होता है कंप्रेसर के वर्क से, बहुत ज़्यादा कम होता है। सही है। तो वी कैन टेक H1 इज इक्वल टू H2, दोनों की इंथैल्पीज़ को हम बराबर ले सकते हैं। ये पंप की H1 इज इक्वल टू H2 को हम ले सकते हैं। ओके, ये आपने बस याद रखनी है कि एवेपोरेटर में हीट इन होती है, जनरेटर में हीट इन होती है, कंडेंसर से निकलती है, एब्जॉर्बर से भी हीट निकलती है, ये काम आएगी आगे। तो हम अपनी यहाँ पर स्लाइड में वापस आते हैं। तो हमारी सारी इंथैल्पीज़ कवर होगी। नाउ अब हम एनर्जी बैलेंस पर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने मास बैलेंस कब लगाते हैं, एनर्जी बैलेंस कब लगाते हैं, ये आपको समझने पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं मास बैलेंस लगाया तो मेरे पास मास आ गया, सही है। मैं एब्जॉर्बर पे मास बैलेंस अगर लगाता हूँ तो यहाँ से मास आ रहा है, यहाँ से मास आ रहा है, यहाँ से मास बाहर जा रहा है, ये पता है मुझे, ये पता है, वहाँ से ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ एनर्जी बैलेंस लगाना बहुत इशू होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये अननोन अगर उस टाइम पे लगा देता, क्योंकि मुझे M8 अननोन था और यहाँ पर Q भी ऐड हो जाता, 2 अननोन आते हैं, सॉल्व नहीं हो पाती। इसलिए पहले हमने मास निकाल लिया। अब हम आराम से सुकून से एनर्जी बैलेंस लगाएंगे। एनर्जी बैलेंस आप यहाँ पर लगाओ, एनर्जी बैलेंस आप यहाँ पर लगाओ। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर M8 H8 अंदर आ रहा है, M4 H4 अंदर आ रहा है, M1 H1 बाहर जा रहा है। लगा दो यहाँ पर। इन लोगों ने एब्जॉर्बर का ये रहा Q एक तो मैंने बताया था ना, Q एब्जॉर्बर भी अंदर आता है यहाँ से। तो इनपुट में आ गया क्या क्या आ रहा है, Q एब्जॉर्बर आप में अंदर आ रहा है और M1 H1 वेट, बहुत बहुत सॉरी, Q बाहर आता है। 1 मिनट, मैं यही बोलूँ यार, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Q आउट होता है, यहाँ पर Q इन होता है, यहाँ पर Q इन होता है, यहाँ पर Q आउट होता है। तो यहाँ पे इन क्या है, आउट क्या है, 8 और 4 इन हो रहे हैं और Q और 1 आउट हो रहे हैं। तो 8 एब्जॉर्बर की अगर मैं बात करूँ तो 8 और 4 इन हो रहे हैं, E इन इज इक्वल टू E आउट, Q और 1 आपके पास आउट हो रहे हैं। M1 H1 एनर्जी होती है MH, एनर्जी होती है MH, तो सबकी चीज़ें वैल्यू डालो, Q आ जाएगा। इसी तरह जनरेटर में मेरे पास 2 इन हो रहा है और 3 और 5 आउट हो रहे हैं और Q इन हो रहा है आपके पास। तो 2 और Q इन हो गया, बाकी दोनों एनर्जीज आउट हो गई आपके पास। ओके, इसी तरह मैं अगर एवेपोरेटर में देखूँ तो एवेपोरेटर की मेरी इंथैल्पी क्या होगी, ये जो Q है, ये Q बराबर होगा MH M डेल्टा H H8 माइनस H7। तो एवेपोरेटर आराम से आ गया। इसी तरह कंडेंसर का भी H5 माइनस H6 है। तो ये सवाल आपका पूरा सॉल्व होगा। Q COP इसकी याद रखना, एवेपोरेटर ओवर Q जनरेशन, ये डालोगे आपके पास COP आ जाएगी। सवाल पूरा ख़त्म हो गया। एक मेन कन्फ्यूजन सबसे एंड पे मैं बता रहा हूँ, टाइम 30 मिनट पूरा करते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यार लोगों को ये हो रही है कि यार भाई जब कंडेंसर का ये इनपुट है, ये कंडेंसर का आउटपुट है, कंडेंसर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो हमने सारे पॉइंट्स P6 P5 और P2 हमने ये सारे पे टेम्परेचर 40 पे क्यों निकाला है, हमने 40 डिग्री पे क्यों निकाला है। मतलब सारा छोड़ दो, अगर आप ये भी बोलो 0.5 पे, 0.5 मेन जड़ है यहाँ पर लड़ाई की। भाई 0.5 को हमने 40 डिग्री टेम्परेचर पर क्यों निकाला प्रेशर P5, हमने 100 डिग्री पे क्यों नहीं निकाला जब ये दोनों सेम है। भाई यार देखो इसलिए नहीं निकाला, ये वाली बात गौर से सुनना चाहिए, इसमें मेरी अच्छी खासी वही थी। भाई सबसे पहले देखो हम TS डायग्राम में हमारा हमेशा क्या होता है, ये जब कंप्रेसर वर्क करता है तो सुपर हीटेड रीजन में जाता है, उससे पहले डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं जाता, गौर किया कभी आपने। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमेशा यहाँ पर डी सुपर हीटर लगा होता है। जैसे बॉयलर में इकोनोमाइज़र एवेपोरेटर सुपर हीटर लगा होता था, इसलिए कंडेंसर में डी सुपर हीटर लगा होता है। कंडेंसर में हमें क्या चाहिए होता है, सैचुरेटेड वेपर चाहिए होता है। तो कंडेंसर आपका खुद ब खुद हर चीज़ टेम्परेचर खुद गिराएगा। अगर यहाँ पर 1000 डिग्री भी टेम्परेचर आप रखोगे ना, 1000 डिग्री टेम्परेचर, तब भी आपका कंडेंसर पहले अब टेम्परेचर को गिरा के अपने टेम्परेचर पे लेके आएगा, ये याद रखना सही है। तो कंडेंसर का प्रेशर जब भी निकालोगे इस 0.5 पे, हमेशा कंडेंसर इस वाले टेम्परेचर पे निकालोगे प्रेशर, सही है। यहाँ का कोई प्रेशर नहीं लोगे,
क्यों नहीं लोगे? क्योंकि मैंने बताया ना कि कंडेंसर को हमेशा डी सुपर हीटर लगा हुआ होता है, वो उसे सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में चाहिए होता है। यहाँ पर अगर 2000 डिग्री भी होगा तो कंडेंसर पहले इसको डी सुपर हीट होकर 0.2, आप हमेशा जो 0.2 लेते हो कंडेंसर को कहाँ लेते हो? कंडेंसर का इनलेट यहाँ लेते हो, यहाँ नहीं लेते। यहाँ तो लिखते हैं हम वैसे ही लिख देते हैं, सही है, यहाँ 0.2 पे हम सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जो कंडेंसर का हम जो आपका पीएच होगा ना, ये तो टेम्परेचर है, ये तो टेम्परेचर है। जब पीएच डायग्राम आप गौर से देखते हो तो पीएच डायग्राम पे कंडेंसर यहाँ पर लाया करता है, यूँ स्ट्रेट बना हुआ होता है, यूँ करके, ठीक है। वेट, पीएच से नहीं समझा सकता, प्रेशर की बात हो रही होगी, हमें टेम्परेचर गिवन है यहाँ पर, तो ये टेम्परेचर है, सही है। तो टीएस डायग्राम पे टेम्परेचर आपका कम होके कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। तो कंडेंसर का टेम्परेचर हमने अभी भी जो निकाला था वो सैचुरेटेड वेपर, याद है, एच जी करके निकाला था यहाँ पर, 40 पर एच जी करके निकाला था। दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई, एक रीज़न। दूसरी रीज़न आप बोलोगे नहीं यार मैंने तो उसे निकाल लो भाई, अगर आपने यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर से प्रेशर निकाल रहे हैं, इन सब का निकाल लो, लेकिन आप फिर यहाँ पे स्टीम टेबल नहीं यूज़ कर सकते। जाहिर है अगर 100 डिग्री जनरेटर का है तो आपको टेबल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? लिथियम ब्रोमाइड टेबल यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसके तीन कॉन्सेप्ट हो गए। एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि डी सुपर हीटर होता है, तो इसलिए आप कंडेंसर का ही जो टेम्परेचर है वो 0.5 के लिए यूज़ करोगे, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये दूंगा कि यार आप ना पहले इस साइकिल को सॉल्व करो। जब आपने इस साइकिल को डिवाइड कर दिया तो इसका इससे कुछ ताल्लुक ही नहीं है, तो आप पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको आके सॉल्व करना, सही है। मिड टर्म तक के लिए आप याद रख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट गहरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि यार आप इस पे निकाल सकते हो, मेरे अपने ख्याल से आप निकाल सकते हो 100 डिग्री पे। कैसे निकालोगे? 100 डिग्री आपको दिया हुआ है एल आई बी आर साइकिल के लिए, साइकिल मैंने आपको बताया अलग साइकिल है पूरी, एल आई बी आर के लिए 100 डिग्री है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं फिगर्स इसमें जाऊँगा, मैं सबसे पहले अपना टेम्परेचर नोट कर लूँगा। 100 डिग्री मेरा क्या है? टेम्परेचर है, सही है। तो क्या है मेरा? 100 डिग्री टेम्परेचर है, सही है। और 100 डिग्री टेम्परेचर मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अगर मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, मैं इस पूरी साइकिल का प्रेशर निकाल लूँगा। कॉन्सेंट्रेशन फंस गया आके। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं पता यार, आपको x3 x2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर मिल जाए ना, किसी तरह x की वैल्यू मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आप नीचे कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, आप कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे टच करोगे और यहाँ पे टच करते हुए अपना रिक्वायर्ड प्रेशर, सेम प्रेशर जो कि 7 पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये रहा सेम प्रेशर आप निकाल लोगे अपने पास। अब समझ गए बात? आप निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए आप स्टीम टेबल नहीं, इस 100 डिग्री को आप यहाँ स्टीम टेबल में आके नहीं ढूंढोगे, यहाँ पर आके नहीं ढूंढोगे, क्योंकि साइकिल ही दूसरी है, ये स्टीम टेबल की साइकिल नहीं है, सॉल्यूशन की साइकिल है। तो हाँ पॉसिबल है कि आप सॉल्यूशन की साइकिल में ढूंढ सकते हो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो सेम गोज़ फॉर द एब्जॉर्प्शन, सेम गोज़ फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, हमारे 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं। सॉरी फॉर इतनी बड़ी वीडियो, और मैंने कवर कर लिया, मैंने सोचा हुआ नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा।